गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो गाइज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान एंड जनरल नॉलेज। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो गाइज पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण या फिर भोजन का पचना, श्वसन या फिर दहन, ठीक है। तो आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि अवक्षेपण, ठीक है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण नहीं है, जबकि भोजन का पचना, रेस्पिरेशन, श्वसन, दहन, फ्यूल, ये सब क्या है? ऑक्सीकरण है, जबकि हमारा अवक्षेपण नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, ये कौन सी विक्रिया है? विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन या फिर अवक्षेपण? अब जो समझदार है वो तो नमक के घोल की जगह कोई नमक का घोल थोड़ी लिखेंगे, वो तो समझेंगे NaCl, ठीक है। और उसमें सिल्वर नाइट्रेट इसमें डाला जा रहा है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसकी रिएक्शन यहाँ पर करनी होगी, तो क्या बनेगा? तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। विस्थापन होगी, संयोजन होगा, फिर अवक्षेपण होगा। सिंपल सी बात है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उदासीनीकरण, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संसारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, अवक्षेपण, उपचयन या फिर संयोजन? संसारण होता है ना, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? सो गाइस जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, ऊष्माशोषी या फिर विस्थापन? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, अगर उसमें ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपचयन या फिर उपचयन या फिर ऊष्माशोषी या फिर विस्थापन? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। चलते आगे एक और। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन और विघटन, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन या फिर ऑक्सीकरण और अवकरण? कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उदासीनीकरण और विस्थापन, ठीक है। ये जो युग्म है हमेशा साथ साथ होते हैं। चलते आगे की ओर। क्वेश्चन बनता है गाइस यहाँ से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, की अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है, ये कौन सी अभिक्रिया है? 10th में पढ़ चुके होंगे, वहाँ पर भी इसका डिस्कस हुआ था। उदासीनीकरण अभिक्रिया, संयोजन, विस्थापन, ठीक है, इन सब का डिस्कस हम 10th में भी कर चुके थे। जिसने अच्छा ध्यान दिया होगा तो उसको तो ईजिली आ गया होगा। सो गाइस आप चाहे तो इसको रफ कार में भी कर सकते हैं और उसके बाद इजीली आंसर दे सकते हो। आई होप आपने कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उदासीनीकरण, ठीक है। इसको रफ डायग्राम में आपको करना होगा। अगला है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक या फिर ऑक्सीकरण? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अभिकारक, ठीक है। आपने देखा होगा अभिकारक होते हैं, दूसरी तरफ उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो अभिकारक इस ओर के हम बोलते हैं जिसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, उपचयन, अपचयन या फिर द्वि अपघटन? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। चलते आगे को। प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होता है? प्रबल अम्ल और दूसरी तरफ दुर्बल वीक बेस, ठीक है, यानी कि दुर्लभ क्षार है से बने लवण का pH मान कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया।
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक क्या है बेस, दोनों को कंबाइन करेंगे तो कौन सा लवण बनेगा? 7 से अधिक पीएच वाला या फिर 7 से कम पीएच वाला, 10 से 14 के बीच वाला या फिर 14 से कम वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है सोल्व करने में, ठीक है, बट मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, इजीली कर लेना। चाहे तो आप ज़्यादा भी समय ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप जितना चाहे समय ले सकते हो, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर दे सकते हो। आई होप आपने कर लिया होगा रफ में इसका और सही आंसर भी चूज कर लिया होगा। सो चेक कर लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। प्रबल अम्ल और दुर्लभ सार से बने पीएच का जो लवण है उसका पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7 से कम, याद रह जाएगा। प्रबल अम्ल है और दुर्लभ सार है और इससे जो सॉल्यूशन बनता है साल्ट बनता है उसका 7 से कम पीएच होता है। गाइज याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। गाइज आप बहुत सारे के कमेंट आते हैं सर पीडीएफ फाइल लिंक नहीं देते। सो गाइज ये जो है ना, ये पीडीएफ इसका हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मैं शो करा रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन हो गया, तो इनका पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है, अगर इसको 2 से 3 बार वीडियो को देख लोगे ना तो आपको वैसे याद हो जाएगा। हम भी जब स्टूडेंट लाइफ थी तब ऐसा ही करते थे, ठीक है, 2 से 3 बार वीडियो देखो, डायरेक्ट आपके मस्तिष्क में घुस जाएगी पूरी इन्फॉर्मेशन। और हमारा टारगेट भी ये है कि मस्तिष्क में सेट करनी है इन्फॉर्मेशन, और क्या, ठीक है। तो 2 से 3 बार वीडियो देखो हमारे पास कितना टाइम होता है, आपको पता है कि अगर हम 24 घंटे देखें तो अगर हम 8 घंटे 10 घंटे भी सोते हैं ना तब भी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम होता है, ठीक है। 24 घंटे में से अगर 10 घंटे सो भी गए तो भी आपके पास 14 घंटे बचते हैं। अब उस 14 घंटे को या फिर 12 घंटे को आप किस प्रकार से यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अपने कैरियर को बनाने में लगाते हो या फिर कैरियर को बिगाड़ने में, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। चलते आगे को। सो गाइज मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि अपने कैरियर को बनाने के लिए सुबह से शाम तक वही करें जो आपको फ्यूचर में करना है। आपको एजुकेशन पर फोकस करना है, ठीक है, और आपको जो टारगेट है जो भी इंटरेस्ट क्रिएट करना है उसकी तैयारी दिन रात वही ख्याल होना चाहिए, ठीक है। तो आप 2 से 3 क्या 10 बार वीडियो देख सकते हो चाहे तो। चलते हैं आगे और। सारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? सारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? OH आयन, H+ आयन, दोनों आयन या फिर कोई आयन नहीं। जब सारक को जल में घोलते हैं तो क्या मुक्त होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा OH आयन, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर अम्ल को घोलते हैं तो क्या मुक्त होते हैं? H+ आयन, ठीक है, सिंपल। चलते आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर अन्य। सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अगर आपको पता है कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप इजीली कर पाओगे। आपके 10th क्लास में भी ये दिया हुआ है, जिसने 10th अच्छे से पढ़ ली होगी तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और गाइज आपसे पूछ लिया जाता है कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? सो सिंपल, नींबू में, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दूसरी तरफ पूछ लिया जाएगी ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है फिर? सो सिंपल, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? फिर आपको इमली में बताना है, ठीक है। और इसी प्रकार आपको याद रखना है चींटी में कौन सा पाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है, फल फ्रूट, उनमें कौन सा पाया जाता है ये चीज़ें पता होना चाहिए इज ए साइंस स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से विक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। कौन सी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु मौजूद रहता है जो धातु से विक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, कौन सी? सो आपने चूज कर लिया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। जी हाँ बिल्कुल गाइस, अगर आप जो एक्टिव जो धातु होते हैं ना, जैसे कि जिंक हो गई, ठीक है, तो इनकी रिएक्शन अगर आप अम्ल से कराते हो तो सिंपल सी बात है क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इस प्रकार भी बना सकते हो, ठीक है। धातु लेकिन थोड़ी सी अभिक्रियाशील होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लोहा हो गया, लोहा का तो कराओगे तो आपको कम ही चांस देखने को मिलेंगे, लेकिन जिंक हो गया तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलते आगे की ओर। हाइड्रोजन गैस अगर आप बनाना चाहते हो तो बैटरी के थ्रू भी बना सकते हो, पानी को तोड़ के, ठीक है। एक पात्र लेना प्लास्टिक का, उसमें 2 लोहे के इलेक्ट्रोड डालना और
इधर जो होता है ना बैटरी का प्लस माइनस कंबाइन कर देना, और इन जो आपने रोड ली थी लोहे की, इनको क्या करना, बल्ब से कवर कर देना, आपकी हाइड्रोजन गैस बढ़ जाएगी, फिल हो जाएगी नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, चलते आगे और वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते और नीले निटमस के घोल को लाल बनाते हैं कहा जाता है अम्ल, लवण, बसम या प्रसारक। वे पदार्थ यानी कि अम्ल होते हैं ना, अम्लीय होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, खट्टे तो वही होते हैं। और किस प्रकार ऐसा पूछा जाए कि नीले निटमस को लाल कौन करता है, तो आप क्या बताओगे? नीले को लाल कौन करता है? अम्ल बताओगे, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, लाल को नीला, नीले को लाल, लाल को कौन नीला करता है, नीले को कौन लाल करता है, तो कंफ्यूज हो सकता है। तो आप ट्रिक से याद रख लो। ठीक है, अनिल नाम तो याद रख सकते हो आप, अनिल कपूर, अनिल नाम। ठीक है, यानी कि अम्ल नीले निटमस को लाल कर देता है। ठीक, ये आपका पूरा फंडा क्लियर। अब आप ज़िंदगी में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। अनिल नाम सबको याद है, अम्ल नीले निटमस को लाल कर देता है। अगर आपसे सार पूछा जाए तो इसका उल्टा कर देना, सार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। वेरी सिंपल। ठीक है, चलते आगे। देखो ट्रिक से याद रखोगे तो लाइफ टाइम याद रखेगा। जल में गुलनशील बसम क्या कहलाते हैं? सारक, सार, संसारण या प्रसरण। जल में गुलनशील बसम क्या कहलाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? pH 7, pH 14, pH 0, pH 3। अब जिसको पता होगा कि किसका मान अगर कितना होगा pH का, तो वो ज़्यादा प्रबल अम्लीय होगा। तो आपने pH स्केल पढ़ा होगा। ठीक है, 10वीं में पढ़ा होगा आपने, 14 तक इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, नंबरिंग और क्या। ठीक है, तो इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो अम्लीय सामर्थ्य होती है और इसके बाद सारे सामर्थ्य होती है। ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य सा से इधर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, ये आपको पता है। तो यानी कि जितना pH डाउन जाएगा उतना ही क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा। तो दिखा सकते हो इसका सही आंसर क्या होगा, pH 0, क्योंकि इससे डाउन तो क्या जाएगा, 0 ही जाएगा। अगर 0 से दूर जाएंगे हम, जैसे 1, 2, 3, तो हम सार की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, लिटमस रंजन बैंगनी रंग का होता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है लाल, लाइकन, पत्ता गोभी, हल्दी या फिर पिटूनिया फूल से। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है किससे? सो सिंपल, लाइकन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शुष्क बुझा हुआ चूना है, उस पर क्लोरीन की क्या कर रहे, क्रिया करा रहे, तो कौन सा पदार्थ बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर जल। 10th का क्वेश्चन है, आपको इजीली आ जाना चाहिए। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, अगर आप शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करा दोगे, क्लोरीन गैस की क्रिया करा दोगे, तो विरंजक चूर्ण आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, याद आ जाएगा, याद रखना है गाइस ये। ठीक है, अगला है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? संश्लेषित, प्राकृतिक एवं संश्लेषित या फिर अन्य। सो सिंपल, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा, जो किसान भाई होंगे उनको तो पता भी होगा, हल्दी में जब आप काम करके आते हो तो आपके वस्त्र पर दाग से लग जाते हैं हल्दी के। ठीक है, लेकिन जब उन हल्दी में दाग लगते हैं तो उनको आप साबुन से धोते हो तो कुछ लाल से हो जाते हैं। ठीक है, कलर चेंजिंग हो जाता है, आपने देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सार होता है आपके साबुन में, तो इसका चेंज हो जाता है कलर। ठीक है, चलते आगे और, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का, एंटीबायोटिक का, एनाल्जेसिक का या फिर एंटीसेप्टिक का। अपच का उपचार करने के लिए आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटासिड। ठीक है, एंटासिड के रूप में आप किसी को भी यूज कर सकते हो, जैसे कि दवाई का नाम मैं बता रहा हूँ, आपको याद रख लेना है, रेमेटेडिन। ठीक है,
और या फिर सेमीटिडिन, ये टिडिन नाम आता है पीछे, वो एंटासिड होती है आपकी, ठीक है। और अगर हम देसी घरेलू उपचार बताएं तो आपने नाम सुना होगा खाने का सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका भी यूज अब हमारी जो एसिडिटी होती है उसको ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। खट्टी डकारी जिसको बोलते हैं, यानी कि पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो गई, HCl की मात्रा अधिक हो गई, पच नहीं रहा था खाना, तो हमारी ग्रंथ एक्साइटेड होकर HCl का ज़्यादा सिक्रेशन कर रही है, तो आपको एसिडिटी हो गई, तो आपको ज़रूरत है अम्ल की, सार की, ठीक है। क्योंकि अम्ल अधिक हो गया तो इसको कौन उदासीन करेगा, न्यूट्रलाइज तो इसको सार ही करेगा, तो सार खाओ। तो सार के दवाई में एक और आती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि ये भी तो सार ही है। सो गाइज ये दिया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचन या प्रशोषण। सो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अवक्षेपण, ठीक है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, अवक्षेपण, ठीक है। चलते आगे को, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी या फिर विघटन। गाइज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टली। सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो वह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है, काला, सफ़ेद, पीले या फिर भूरी। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जमा हो जाती है, सिंपल क्वेश्चन, काली, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, आपके तांबे का तार होगा ना, ठीक है, तांबे का तार कहीं पर देखना, और थोड़ा सा भी गर्म हो जाए ना तो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और ब्लैक सा हो जाता है, ठीक है। बिजली के तार को देख लेना, तांबे के फ्यूज यूज होते हैं, ठीक है। चलते आगे और, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन या फिर उभयगामी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग है। अब सबसे पहले तो ये जानना है कि अम्ल एक सार है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम NaOH इसका फॉर्मूला होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान क्या है, तो पहली बात तो ये कि सार है क्योंकि OH आ रहा है, तो अब तो आप बता दो कि pH मान क्या होगा, 11, 12, 13, 14। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बट जिनकी MCQs का बेस अच्छा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नॉलेज अच्छी है ना, तो वो तो करके आ जाता है और वही बाजी मारता है। सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14, ठीक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल बेस होता है। चलते आगे को, किसी उदासीन विलयन का pH मान है, ना तो अम्ल है ना ही सार है, यानी कि उदासीन है, तो उसका कितना होगा pH, 7, 2, 9, 11, सिंपल 7, ठीक है। उदासीन का 7 ही होता है, लिख लो, कहीं पर याद नहीं रहे तो याद रह जाएगा वैसे बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि 7 से ऊपर जाने पर सार का मान क्या होता है, बढ़ता है, और इधर जाने पर अम्ल का मान बढ़ता है, सिंपल। दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है, कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, डबल ऑप्शन कर दिए, कार्बोहाइड कार्बोनेट, ठीक है। ये कार्बोहाइड है, ये कार्बोनेट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है, सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, ठीक। चलते आगे, इमली में कौन सा अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी आपसे डिस्कस किया था कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लिख लो। नींबू संतरे में कौन सा पाया जाता है, आंवले में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा पाया जाता है, चींटी के डंग में कौन सा पाया जाता है, दही में कौन सा पाया जाता है, लिख लेना।
स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, डोंट वरी। अगर आप जीके MCQ के चैनल पे आगे सब कुछ मिलेगा आपको। इमली में कौन सा पाया जाता है? तो सिंपल टार्टरिक अम्ल, ठीक है। मेथनोइक अम्ल आप चींटी डंक में देख सकते हो, ताकि आपको सूजन फील होगी कभी अगर चींटी काट लेती है तो, ठीक है। या फिर मधुमक्खी के डंक में भी देखना, अम्ली ऐसा होता है जो आपको सुझा देता है, वो जैसे भी बाइट करता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? यानी कि दांतों की क्रिया आप अम्ल से करा रहे हो तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, ये हर जगह यही फंडा अप्लाई होता है। अगर कोई भी धातु किसी भी अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस ही छोड़ती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते। सही बात है। यह कौन सी विक्रिया है? विस्थापन, विघटन, प्रकाश संश्लेषण या फिर अवक्षेपण? ये तो सबका सही जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप गया समझो। आई होप आपने चूज कर लिया होगा 1 ऑप्शन। सो इसका मैं करेक्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, मैच करा लेना आपने जो चूज किया है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश रासायनिक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है या फिर अन्य? जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, अधिक है, समान है। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अधिक क्रियाशील है, ठीक है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। अब आप बोलेंगे सर इसको कैसे याद रखना है हमको? सो गाइस सिंपल सी बात है, आपके 10th में अभी आपके पास बुक है तो देख लेना, सक्रियता श्रेणी है, ठीक है। क्रियाशीलता का क्रम दिया हुआ है धातुओं का और ऊपर से नीचे तक आपके डिज़ाइन किया हुआ है अच्छे से। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं इजीली आपको दिखा दूंगा, ठीक है, वो टेबल्स, ताकि आप सारी धातुओं को उनके क्रियाशीलता के क्रम में याद कर सको। कौन कमज़ोर है, उससे ज़्यादा कौन अच्छी है, उससे ज़्यादा और कौन अच्छी है, ठीक है। गाइस आपने देखा होगा सोना चांदी, ये जो प्लेटिनम, ये तो है, ये तो कम क्रियाशील है, ठीक है। लेकिन हमारा जो जिंक हो गया, पेयर्स हो गया, है ना, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। तो सोडियम हो गया, तो उसकी लिस्ट में अगर आप कमेंट करोगे तो अवेलेबल करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो उससे याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि अगर वो टेबल पता है ना, तब आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए क्रियाशीलता से सही करके आओगे, ठीक है। चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तक है, भौतिक परिवर्तक है? रासायनिक और भौतिक परिवर्तक दोनों है, बताइए। अंगूर का किण्वन करना, अंगूर यानी कि ग्लूकोज ले सकते हो आप। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रवृत्ति का लौ उत्सर्जित होता है? मैग्नीशियम के रिबन का दहन होने पर किस प्रकृति के लौ का, किस टाइप की लौ निकलती है? लाल चमकदार, नीला चमकदार, श्वेत चमकदार, ग्रीन चमकदार? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्वेत चमकदार। अगर मैग्नीशियम के रिबन के दहन होगा तो श्वेत चमकदार। कोई भी धातु हो गई, देखो अगर हम किसी को जलाते हैं ना तो क्या होता है, उनका अलग ही रंग होता है, ठीक है। लोहे का अलग होता है, जिंक का अलग होता है, मैग्नीशियम का अलग होता है, ठीक है। चलते आगे को। तो आपको पता रखना है कि कौन सा धातु के लिए कौन सा रंग होता है जलने पर, ताकि आप पहचान सको। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो पूछ लिया, लैक्टिक, साइट्रिक, मेथनोइक या फिर एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन बन सकता है कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 1 ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया,
संगमरमर, चूना पत्थर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, वी जाते योगी के। नेक्स्ट है आपका नींबू के रस का pH मान लगभग होता है। नींबू के रस का pH मान लगभग होता है 10, 2.2, 12, 14। सो सिंपल होता है 2.2। ठीक है, नींबू का रस जो होता है ना, आप सिंगिंग जीव वगैरह बनाते हो, वो वाला नींबू, उसका रस का जो pH है वो 2.2 होता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर अन्य। मधुमक्खी के डंक मारने पर अम्ल होता है उसके डंक में, उस अम्ल से सूजन आ जाती है, तो सिंपल सी बात है सार चाहिए आपको। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेकिंग सोडा, जो कि एक सार है। ठीक है, अगर आपको एसिडिटी हो जाए तब भी बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो, ठीक हो जाएगा। चलते आगे और मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत से रोका जा सके। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर दंत मंजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप अभी क्या करते हो तो आपको ही पता है किस प्रकार का यूज करते हो। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन यूज करते हो। तो हमको तो दंत क्षय को रोकना है, तो कौन सा करेंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सारे दंत मंजन। ठीक है, आजकल अवेलेबल है सारे दंत मंजन, आपको यूज करना चाहिए जिससे कि आपको दंत का क्षय ना हो। ठीक है, और बहुत सी बार तो आपने देखा भी होगा टीथ डिक्के हो जाते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, देखा होगा, वो अलग बात होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको फ्लोराइड की कोलगेट यानी कि जो हमारा टूथपेस्ट है वो यूज करना होता है। ठीक है, और ये दंत क्षय में सारे मंजन आपको यूज करना होता है। चलते आगे और निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट, कॉपर, सल्फर, हीरा। अधातु है फिर भी विद्युत की सुचालक है, देखो बताइए क्या बात है। कॉपर, सल्फर, हीरा, ग्रेफाइट। सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट। देखिए अधातु है फिर भी विद्युत की सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। मैग्नीशियम को, सल्फर को, सोडियम को या फिर क्रोमियम को चाकू से काटा जा सकता है। सिंपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है और अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसको किस में डुबो के रखा जाता है, केरोसिन में। ठीक है, चलते आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ता के अयस्क हैं जिंक प्लेंट, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सिनाबार। जस्ता के अयस्क, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जिंक ब्लेंड, जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। सो गाइज अगर आप एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हो तो एनोड पर कौन सी गैस जमा होगी, सो होगी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, याद रह जाएगा, ऑक्सीजन एनोड पर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है। 3, 4, 2, 5। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2%। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है। लोहा, सोना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। आई होप आपने चूज कर लिया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोना। ठीक है, जो अधिक टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, जैसा कि मैंने बताया था कि सोना, चांदी ये सब क्या है, कम अभिक्रियाशील धातुएं है। ठीक है, और दूसरी तरफ सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो ये कभी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, सोडियम वगैरह। ठीक है, चलते आगे और आपके चैप्टर भी गाइस 10th में हमने पढ़ा होगा धातु, धातु, उपधातु। ठीक है, चलते आगे और कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है।
कैल्शियम, निकल, मैग्नीशियम, पोटेशियम। कौन सा ऐसा धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम धातु को अगर आप जल में डालोगे तो वो तैरने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायक है? तन्यता, कठोरता, आघात वर्तनी या प्रचालकता। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तन्यता। ठीक है, धातु को अगर खींचकर तार बनाया जा रहा है तो ये तन्यता का गुण है। अगर उसको पीट के चपटा करके चादर बनाई जा रही है तो आघात वर्तनी का गुण है। ठीक है, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका चालकता का गुण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बनेगा धातु, धातु, उपधातु से देख लेना। इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। कौन सी अधातु चमकीली है? सो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, अधातु है जो कि चमकीली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है, चालक और सुचालक दोनों है, सुचालक दोनों है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का, सिंपल सी बात है, सुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोना, पोटेशियम, सिल्वर, लेड। सही ऑप्शन आपको बताना है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। जैसे कि मैंने आप बताया था, ये जो हमारा सोडियम, पोटेशियम, ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, अभिक्रियाशीलता क्रिया जो इसका होता है सक्रियता श्रेणी, उसको याद कर लेना, क्रियाशीलता आपको इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, और जिन स्टूडेंट को पता है तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन बनता है और जब तक आप जॉब नहीं लगते वहाँ तक पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते, उच्च होते, सामान्य होते या फिर सभी कथन सत्य है? आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बताइए। सो गाइज आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका आंसर अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं उसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। सो गाइज अब आपने जितने यहाँ पर 50 क्वेश्चन किए उनमें से आपके कितने सही थे और कितने गलत थे आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, यानी आपका खुद का टेस्ट भी तो हाथ हो गया और ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गए। ठीक है, और अगर आपने जीके MCQGM के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि जैसे इसका पार्ट सेकंड आ जाए, क्योंकि अभी तो ये पार्ट फर्स्ट ही है, अभी तो बहुत सारे इसके बकाया है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवानी है अभी तो। ठीक है, तो इसका पार्ट फर्स्ट भी ये कंप्लीट हो गया, सेकंड अब नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा और थर्ड उसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि आपको सारे पार्ट इसके अवेलेबल हो जाए और इसी प्रकार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहे और इंजॉय में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो और अधिक अगर आपको चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए, वहाँ से आप विटामिन, हार्मोन्स और यहाँ तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पा सकते हो। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। सो गाइज आप टॉपिक बता सकते हो कि किस टॉपिक का पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, और अधिक मल्टीपल क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आपको ही मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 50 से 100 तक वो हम किस में करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।